यानी वो ख़त्म हो गया, ठीक है। वो जो 1971 में जो डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ था वो वाला हमने ख़त्म कर लिया था, सही है। अब हमने आगे करना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, the first free and fair elections of Pakistan 1970, and then afterwards there was not a single incident when Pakistan experienced free and fair elections. This is the only moment जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की एक जहनीत बन गई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुल्क में नहीं होने देने, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक दफ़ा हुए थे और मुल्क टूट गया था। और इसलिए उनकी कोशिश यही थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दोबारा से वही रिजल्ट्स आएंगे जो आर्मी या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट चाहेगी। उसमें ज़ाहिर है वो मिलिट्री ने इस चक्कर में बुरा भी बहुत किया, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं होने दिया, सिविल पार्टीज़ को जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूत नहीं होने दिया। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी इलेक्शंस ऐसे नहीं हुए जिसमें मर्जी का रिजल्ट ना लिया गया हो। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जनरल ज़ियाउल हक के बाद जो पहले इलेक्शंस हुए और पीपल्स पार्टी लग रहा था कि क्लीन स्वीप कर जाएगी जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई, मगर उसमें मैनिपुलेट किया गया और बेनज़ीर भुट्टो को इतनी कम निशस्त के साथ मेजॉरिटी दिलाई गई कि उनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर रही। तो अगर मेजॉरिटी होती तो फिर क्या करती बेनज़ीर भुट्टो, फिर वो आर्मी की पावर्स को कम करने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा ना किया गया। फिर उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें आर्मी की मर्जी शामिल थी, मिलिट्री की मर्जी शामिल थी। और मज़े की बात है, आर्मी जो है वो कभी भी पोलिंग डे धांधली नहीं करवाती। पोलिंग डे धांधली कभी भी नहीं होती, क्योंकि वो तो फिर एक्सपोज हो जाता है ना, वो तो कच्ची गोलियां खेलने वाले बंदे का काम है हमें ऑन पोलिंग डे धांधली करवाना। वो इलेक्शंस को मैनेज करती है, यानी पोलिंग से पहले अपना सारा काम कर लेती है। अब तो वो सोशल मीडिया का बड़ा एग्जॉर्बिटेंट यूज़ करती है आर्मी, ISPR जो है, और वो एक तरह से इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं ओपिनियन के ऊपर। लेकिन बहरहाल उसके बाद से एक मेंटालिटी बनी, दो मेंटालिटी। एक तो इंडिया को कभी भी फ्री नहीं होने देना, उसको इंगेज रखना है किसी न किसी मसले में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम फसादात हों, चाहे वो इंडिया में कोई किसी रियासत की बगावत हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो कोई मिलिटेंसी हो, इंडिया को इंगेज रखें ताकि इंडिया अपना पूरा फोकस जो है पाकिस्तान के ऊपर ना लगा सके, जैसे उसने किया 1971। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होने दें, और इस बात में हकीकत भी है। आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं तो आपका मुल्क टूट जाएगा। खासतौर पर बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पार्टीज वही जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही हैं वो बड़े आराम से स्वीप कर जाएंगे पूरा बलूचिस्तान, क्योंकि लोग उन्हीं को सुनती हैं और उनको वोट देंगे। और इसी तरीके से अंदरूनी सिंध में ऐसी बहुत सारी कुव्वतें ताकत पकड़ लेंगी जो एंटी पाकिस्तान है। KPK में बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं, तो इस वक्त नहीं चाहती। अच्छा जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने बहुत सारी अपनी रिफॉर्म्स की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब गवर्नमेंट बनाई तो कुछ अरसे के लिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, क्योंकि उनसे पहले जो याह्या खान थे वो रिज़ाइन कर गए और उसके बाद उन्हीं का ओहदा उन्होंने संभाला। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर प्रेसिडेंट भी रहे और सिविलियन चीफ मार्शल। पाकिस्तान में एक ही आए हैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सिविलियन है, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, और वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं थोड़े अरसे के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को बुलवाया, यानी कि असम्बली का सेशन हुआ। असम्बली का सेशन, वो खुद ही प्रेसिडेंट थे, असम्बली का सेशन हुआ
और उस असम्बली के सेशन में चूंकि वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी थी तो वो आराम से प्राइम मिनिस्टर बन गए। हालांकि यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जो पहले जब ईस्ट पाकिस्तान या बंगालीज कह रहे थे कि असम्बली का सेशन बुलाया जाए तो सबसे बड़ी रुकावट जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। वो कहते थे असम्बली का सेशन नहीं बुलवाया जाएगा जब तक कि मुजीबुर रहमान अग्री ना करे कि कोलिशन गवर्नमेंट हम बनाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ। जबकि मुजीबुर रहमान का ये ख्याल था कि मेरी 160 सीटें हैं, तुम्हारी 83 सीटें हैं, मैं क्यों तुम्हारे साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाऊं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वो 160 सीट्स और कहाँ पे 80 और 80 के अंदर सीट्स हैं, तो वो नहीं चाहते थे। लेकिन अभी असम्बली का सेशन बुलाया गया और असम्बली का सेशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके साथ ही एक सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म स्टार्ट करती हैं। उन सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स में से सिर्फ एक रिफॉर्म ऐसा है जो आज तक याद रखा जाता है और उसकी बिना के ऊपर कहा अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान वाज सेव्ड और फ्रॉम फर्दर डिसइंटीग्रेशन। अदरवाइज और डिसइंटीग्रेशन के चांसेस थे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध में। तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो जो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी थी या रिफॉर्म था जो आज तक पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उस डर से नहीं आती है, वो नेशनलाइजेशन थी, नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री या ऑफ इकोनॉमी। बाकी सारे रिफॉर्म्स आ जाके नेशनलाइजेशन आती हैं, चाहे वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो नेशनलाइजेशन, चाहे वो उनके इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो नेशनलाइजेशन। तो दो ये नेशनलाइजेशन और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि भुट्टो ने दी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब ये है, कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी थे, बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को उन्होंने हटाया और अपनी मर्जी के जो जनरल्स थे उनको चीदा पोजीशंस के ऊपर लगा दिया, जिसमें से टिक्का खान उनके बहुत करीब थे। जनरल टिक्का खान, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान में चीफ जो माशाल्लाह चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके थे माशाल्लाह, तो वहाँ पर माशाल्लाह इम्पोज किया गया था और उन्हीं को ही गवर्नर बना के वहाँ पे भेजा गया था, तो उनको ही बनाया गया। आर्मी बहुत इमेज उनका ख़राब हो चुका था मिलिट्री का लोगों में, तो इस वक्त मिलिट्री ज़ख्म खोरदा थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। भुट्टो ने अपनी मर्ज़ी के जनरल्स लगाए ISI के ऊपर भी और उसके बाद इस पर भी। ISI को रिफॉर्म करने का फैसला किया गया। वो ISI completely failed in ईस्ट बंगाल। रॉ मुकम्मल तौर पर छा गई थी। रॉ की जो भी पॉलिसीज थी ISI उनको पकड़ ना सकी, ना ही ISI प्लान्स पकड़ सकी इंडिया के अटैक्स का, कि इंडिया कहाँ से अटैक करेगा और कैसे करेगा, और इंडिया अटैक करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का पूरा इरादा था कि अटैक करने का, जबकि ISI जो है वो सही इंफॉर्मेशन वहाँ से ना ला सकी कि इंडिया का क्या प्लान है अटैक करने का। और इंडिया ने अटैक किया, इंडिया ने पाकिस्तान को प्रोवोक किया, पाकिस्तान ने बमबारी की इंडिया के यहाँ से, वेस्ट पाकिस्तान से प्लेन्स गए हमारे, और उन्होंने उत्तर प्रदेश पर कुछ एरियाज़ के ऊपर बमबारी की, जिसको इंदिरा गांधी ने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करार दिया और ईस्ट पाकिस्तान पे उन्होंने हमला खोल दिया, जबकि पाकिस्तान के पास ईस्ट पाकिस्तान में था ही कुछ नहीं। ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए सारी आर्मी तो यहाँ पे डिप्लॉय थी, चंद एक ट्रूप्स थे वहाँ पर। तो आप समझ सकते हो कि ISI कंप्लीटली वहाँ पे शिकस्त खा चुकी थी। और ISI के बारे में कहा जा रहा था, पूरी दुनिया में मजाक होता था कि ये कुछ भी नहीं कर सकती है, ये किसी काम की भी नहीं है। ISI को रिफॉर्म करने का बेड़ा उठाया गया, तो उसके बाद ISI की रिफॉर्मेशन होनी शुरू हुई भुट्टो के ज़माने में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं उसमें एक रिफॉर्म ये भी है कि जो CSS है, जो कंपैटिटिव एग्जामिनेशन से इसके तरीक़ेकार को चेंज किया गया। आप डायरेक्ट भी किसी को CSP ऑफिसर लगा सकते हो एग्जामिनेशन के बगैर, या उसकी प्रमोशंस भी कर सकते हो। अगर कोई कॉम्पिटेंट इंसान है या एक्सपीरियंस्ड बंदा है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी आती है, तो आप डायरेक्ट उसको CSP लगा सकते हो या ऊपर वाले ओहदे के ऊपर भी लेके जा सकते हो। इसमें CSS कैडर में काफ़ी हलचल भी मची हुई थी इस रिफॉर्म के ख़िलाफ़। उसमें ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो पॉलिटिकल वेब्स से उठा के उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे
खड़ा किया ताकि अपनी जड़ें मजबूत की जा सकें। जैसे कि नवाज शरीफ अभी कह रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में उनके इतने स्ट्रॉन्ग हाथ थे कि जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो एक तरह की रिबेलियन थी ब्यूरोक्रेसी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा फंक्शंस थे वो तकरीबन जैम हो गए। आई मीन एक तरह से कहा जा रहा था कि दिस वाज अ ब्यूरोक्रेटिक कू। अगर आर्मी ना साथ होती तो खान साहब तो गए थे, उनके साथ ना होती तो। बहरहाल वो उस वक़्त ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नेशनलाइजेशन पॉलिसी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, जितनी भी इंडस्ट्री थी या जितनी भी कंपनीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया। अब पाकिस्तान में जो महबूबुल हक उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने असम्बली में खड़े होके कहा कि पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा वेल्थ सिर्फ 24 फैमिलीज़ के हाथ में है। 24 families were the richest ones in Pakistan and rest of the public was poor. And this inequilibrium in distribution of resources was done during 1960s development decade. जो जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी वो तमाम उन रिच इंडस्ट्रीज ही थी जो ग्रो की थी, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने 6 इंडस्ट्रियाँ बना ली, 20 बना ली, एक कंपनी से 100 कंपनियाँ बना ली, लेकिन गरीब से गरीब तर होता गया उस ज़माने में। तो डेवलपमेंट बड़ी हुई है उस ज़माने में 1960s में, लेकिन उसमें रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डिफरेंस था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले ही इलेक्शन स्लोगन लगाया था कि मैं रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं सब लोगों को दूंगा। तो उसको इस्लामिक सोशलिज्म का भी नाम दिया। सोशलिज्म का मतलब है इक्वालिटी इन द सोसाइटी। और रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज़ कैसे दी जाएंगी, जब अमीरों से पैसा लिया जाएगा और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से। तो इस तरह से एक कैंपेन स्टार्ट हुई, और बगैर किसी तैयारी के, होमवर्क के, ग्राउंड वर्क के, क्योंकि ऐसे जो स्वीपिंग रिफॉर्म्स हैं उसके लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी में इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने पड़ते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में बंदों को ट्रेन करके लाना पड़ता है, और कोई 3, 4, 5, 6 साल का अरसा लगता है। वो ट्रेनिंग के बाद एक्सपीरियंस्ड लॉट आपके पास आएगी जो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री को संभाल सके। पहले तो सारी जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो प्राइवेट इंडस्ट्री को संभालने के लिए एक्सपीरियंस रखते थे, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री को संभालने के लिए एक्सपीरियंस उनके पास था ही नहीं। तो लेकिन ये किए बगैर ही उसको नेशनलाइज कर दिया गया, पूरी की पूरी इंडस्ट्री और कंपनी नेशनलाइज हो गई। नेशनलाइज का मतलब क्या है कि अब वो स्टेट कंट्रोल में आ गई, और उनके जो मालकीन भी थे वो भी अब मुलाजिम थे स्टेट के, और वो एक लगी बंदी तनख्वाह लेंगे। कई तो दिल का दौरा पड़ा, मर खप गए, कई भाग के बाहर चले गए। जो बाहर के मुल्क से इन्वेस्टमेंट आई थी वो भाग गई। कईयों ने अपने इंडस्ट्रियल से वो पकड़े इन्वेस्टमेंट, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी अभी वो अपना पैसा लेके बाहर चले गए, जिसमें से शरीफ ख़ानदान के मियाँ शरीफ भी थे। उन्होंने भी अपना पैसा पकड़ा दुबई और इधर जाके अपने कारखाने लगा दिए। उनकी भी यहाँ पे उस लपेटे में आ गई थी नेशनलाइजेशन में। तो इस तरीके से मार धाड़ हुई, और उन इंडस्ट्रीज और कंपनीज के ऊपर ब्यूरोक्रेट्स या सिविल जो सर्वेंट्स हैं उनको बिठा दिया गया। अब सिविल सर्वेंट्स को एक तनख्वाह मिलती है, उनको क्या लगे इंडस्ट्री तरक्की कर रही है या नहीं कर रही है, या मिल ऑनर एक्सपीरियंस भी होता है, बाप दादा के एक्सपीरियंस उसके पास होता है, और उसका प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो काम करवाता भी है लोगों से और ख़ुद भी मेहनत करता है क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे हैं। मगर गवर्नमेंट की हर चीज़ है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मजदूरों ने वो काम करना छोड़ दिया क्योंकि मजदूर मुस्तकिल हो गए, अब उनको कोई जॉब से नहीं निकाल सकते। तो मजदूर उस वक्त ही काम करता है जब उसको कोई जॉब से निकाल सके। अब मजदूरों को पता है कि एक वक्त के बाद मेरा ग्रेड ऊपर हो जाना है, प्रमोशन हो जानी है, मुझे कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब दे दी गवर्नमेंट ने मजदूरों को। मजदूरों ने यूनियंस बना ली, यूनियंस बना के आए दिन हड़तालें, और इसी तरीके से स्कूलों को भी नेशनलाइज कर दिया। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे उनको नेशनलाइज किया। जब नेशनलाइज हो गए
तो फिर टीचर्स भी वहाँ पर परमानेंट हो गए, गवर्नमेंट के स्कूल्स बन गए। पहले वो फर्ज करें बीकन हाउस है यहाँ पर, या बीकन हाउस में काम करने वाले लोग हैं, कॉनेसर में या और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो काम कर रहे हैं, अचानक वो गवर्नमेंट के स्कूल्स बन जाए और साथ में टीचर्स परमानेंट हो जाए। अब उनकी लगी बंदी तनख्वाह है, उनको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, टीचर्स ने भी काम करना छोड़ दिया। तो वो आप समझ सकते हो कि भुट्टो ने गरीबों को बेसिक नेसेसिटीज देने के लिए ये कदम किया, और भुट्टो को फेल करने में इन गरीबों ने ही सबसे बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि फिर यही गरीब जो है उसके जवाल का बायस बने। अमीर वैसे खिलाफ हो गए, वो अपना पैसा लेके चले गए और पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल तितर बितर हो गई। हाँ, इन्फ्लेशन नीचे आ गई क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में अब इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ही उनकी प्राइसेस को सेट करती थी, इसलिए इन्फ्लेशन बहुत नीचे चली गई। तो बाकी जो है वो इसी तरीके से मेडिसिन जो कंपनी सी फार्मास्यूटिकल, उसको भी नेशनलाइज कर दिया गया और उनमें कहा गया कि जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी मेडिसिन बेची जाएंगी वो मेडिकल नेम से बेची जाएगी, वो ब्रांड नेम से नहीं बेची जाएगी। अब मेडिकल नेम क्या है? जिसको आपका जो केमिस्ट है जो वो बोलता है सॉल्ट, इसका सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का पता है आपको? मतलब मैं फर्ज करूँ अगर जाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने अपनी अपनी कंपनियों के नुस्खे लिख के देने होते हैं। उन्होंने कहना है कि ये वाली कंपनी का ले लो, वो 2000 की है, फलानी। मतलब मैं इवन पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वही ब्रांड नेम की मेडिसिन लूँ, चाहे उस मेडिसिन के ऊपर दूसरी मेडिसिन ठीक मिल रही हो। अब तो डॉक्टरों ने खुद से बनवाई भी होती हैं, कंपनी के साथ वो साजबाज करके खुद से वो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उन्होंने बनवाई भी होती हैं अपनी, और में 50-50% उनका होता है कमीशन, और दुबई के दौरे और इस तरीके से सारा कुछ। तो वो अब डॉक्टर्स जो हैं वो वही चीज़ लिख के देती हैं जो जिसमें उनको, अब तो फ्री भी डॉक्टर के पास चले जाए ना आप, फिर भी उनको फायदा। अब अगर कोई रिश्तेदार हो, आपने कहा सब मेहरबानी करो जरा मेरा चेकअप कर दें, आप चले गए, उन्होंने दवाई लिख के दी, आपने दवाई ले ली, इससे ज़्यादा फायदा हो गया डॉक्टर साहब को। हो सकता है वो 6000 की दवाइयाँ लिख दी हैं उन्होंने, हो ताकत की बीच में, वो उसमें से 3000 डॉक्टर साहब का जो 500 रुपये आपने खर्चना था ना, वो अब 3000 पे चला गया। तो ये भी हो रहा है। अब मुझे याद है कि कुछ 7-8 साल पहले की बात है, मेरी मदर की तबीयत ख़राब हुई, उनकी कैल्शियम थोड़ा कम हो गया, ये रीढ़ की हड्डी की एक जो है वो नीचे जो क्या उसको कहते हैं, हाँ, वो भुरना शुरू हो गया कैल्शियम की कमी की वजह से। तो वो मैं एक बड़े डॉक्टर के पास गया, तो उनके पास गया, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख दी, उन्होंने कहा जी इसी जगह से मिलेगी। वो मैं उनके हॉस्पिटल में गया, मेडिसिन ले ली। अब वो 2500 की मेडिसिन थी, वो मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और 1 हफ्ते की वो मैंने सारी लेके रख ली। 1 हफ्ते की मैं ले गया, उन्होंने इस्तेमाल की, 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हो गई। अब मैं ईद वाले दिन थे, मैंने कहा अच्छा मैंने लाहौर से मैं ले लूँगा। अब लाहौर गया, लाहौर में फिर मारा, नहीं मिली कहीं से भी। मैं फिर, क्योंकि वो वाली चीज़ थी ही नहीं, तो फिर मुझे उसने कहा कि अगर आप कहें तो मैं इसी सॉल्ट के ऊपर आपको, मैंने भी उसे कहा, मैंने कहा इसी जेनेरिक फार्मूला के ऊपर मुझे दे दो, वो उसको सॉल्ट बोलते हैं। कहता है हाँ ठीक है मुझे सॉल्ट, लेकिन डॉक्टर साहब ने दसना ना। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने ना दसना। उसको लगा कि लाहौर का कोई डॉक्टर है, ऐसे मेरा क्लिनिक बंद करवा देगा। मतलब उसने मरीजों को सिर्फ यही कहना ना, उधरों ना लेना चीज़, वो जाली, वो तो बड़ी शिकायत मिली है, जाली मरीज कभी भी नहीं जाएगा। तो उसने कहा डॉक्टर को ना बताना, आप मुझे पढ़े लिखे बंदे लग रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने यहाँ से लिया ना, मैं तो सरगोदा से लिया। कहता कोई नहीं, फिर बताऊँ दसना वहाँ। फिर उसने मुझे उसी सॉल्ट के ऊपर फाइजर कंपनी की दी, और वो 1500 की 2.5 हफ्तों की मेडिसिन है। क्या था? कैल्शियम था, विटामिन डी थी, और कुछ ताकत की गोलियाँ, और एंटीबायोटिक, नहीं एंटीबायोटिक नहीं थी, सॉरी पेन किलर थी। ये 3-4 चीज़ें थी। तो ये भी होता है। भुट्टो ने कहा कि अपने ब्रांड नेम से किसी ने दवाई नहीं बेचनी, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेम के साथ ही बेचनी है। मतलब फर्ज करो अगर सर दर्द की गोली है तो लिखी होगी सर दर्द की गोली। इसी लाइफ सेविंग मेडिसिन जो लाखों में बिकती हैं वो बहुत नीचे आ गई कंपटीशन में, क्योंकि अब आपका फ़र्क ख़त्म हो गया ना। अब आप ब्रांड नेम नहीं बता सकते,
अब डॉक्टर ने भेजना है कि इस मेडिकल नेम की दवाई ले, और उस मेडिकल नेम की दवाइयाँ 6 बड़ी हुई हैं। अब वो केमिस्ट ने कहना है कि ये वाली दवाई जो है, यही फॉर्मूला एक ही है, ये दवाई जो है 10,000 की है, ये दवाई 50,000 की है, ये दवाई 60,000 की है, ये दवाई 40,000 की, बताएं कौन सी। अब मैं कहूँगा कि यार ये 10,000 की तो सस्ती है, तो मारना दे मेरा मरीज। मैं उसे पूछूंगा, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, तसल्ली से ले जाओ, बस कंपनी का फ़र्क है, अदर क्योंकि ये बाहर से आई है तो इसलिए, तो ये भी बाहर से आई है लेकिन फ़र्क, तो मैं क्या उठाऊँगा, मैं 10,000 को उठाऊँगा। तो इस वजह से दवाइयों की कीमत बहुत तेज़ी से नीचे आ गई, इन्फ्लेशन तेज़ी से नीचे आ गई। नेशनलाइजेशन का ये फ़ायदा हुआ, अदरवाइज नेशनलाइजेशन आज तक जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के मुल्क के, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। वो ये समझते हैं कि शायद दोबारा से ऐसी गवर्नमेंट आई तो उसने कुछ चेंज की पॉलिसी में, तो वो तबाही हो जाएगी। लेकिन एक रिफॉर्म है, वी ओ भुट्टो फॉर दैट रिफॉर्म, एंड द सेकेंड थिंग वी ओ इज द कॉन्फिडेंस ही गेव अस। जो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमें दिया ना, जो ट्रस्ट बिल्ड किया हमारे ऊपर, तो हम उस रिफॉर्म के, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीएसएस में किसके ऊपर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। नमाज पढ़ें और नमाज के बाद 10 मिनट आपके पास हैं, वापस आएं।